नमस्कार। अब हम सी प्लस प्लस में ओप्स के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओप्स के कंसेप्ट को डिस्कस करें उससे पहले सी प्लस प्लस के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ओप्स के कंसेप्ट को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो रास्ता होता है वो स्ट्रक्चर के थ्रू ही गुजरता है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और एक बार अगर आपने सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को डील करना सीख लिया तो उसके बाद आपको ओप्स के कंसेप्ट में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिन्हें यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, तैयार करता है। हमें ये भी पता है कि जब हम सी और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप की बात करते हैं तो ब्रॉडली हमें 3 तरह के डेटा टाइप यहाँ पर मिलते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और तीसरे होते हैं हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप, हमें यह भी पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कई बार क्या बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कई बार हम क्या बोल देते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ऐसे डेटा टाइप जो हमें रेडीमेड मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऐसे डेटा टाइप जिन्हें हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, या मैं यूं कहूं कि जब हमारे पास डील करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप से डील नहीं होता है। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप केवल और केवल सिंगल वैल्यू को डील करते हैं। जैसे मान के चलो, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास कैर होता है, इंट होता है। अगर आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए आपके पास फ्लोट होगा एंड डबल होगा। तो जब आप कैर इंट फ्लोट टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उस टाइम पे आप उस वेरिएबल में केवल और केवल एक सिंगल वैल्यू ही रख सकते हो। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हमें एक से ज्यादा वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, किसी एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज करते हैं। और तीसरे हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होते हैं। जैसे आपका एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो इस बात पे फोकस रहेगा कि हम किसको सीखेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी हम स्ट्रक्चर को डील करने वाले हैं। और एक बार अगर हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को सी की स्टाइल में पढ़ेंगे, उसके बाद सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे। और एक बार अगर हमें सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आ गए तो उसके बाद हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के रिगार्डिंग लिख रखा है कि ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज ए डेटा टाइप क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस टाइप की एप्लीकेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कस्टमाइज डेटा टाइप तैयार करोगे, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप तैयार करोगे। एंड दिस डेटा टाइप अलाउ द प्रोग्रामर टू कंबाइन मल्टीपल पीस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ए सिंगल लॉजिकल यूनिट। होता क्या है इसमें कि यहाँ पर आप कलेक्शन ऑफ डेटा को किसी एक सिंगल यूनिट में क्या करते हो, कंबाइन करते हो। या मैं यूं कहूं कि जब आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज को क्या करवा पाओगे, स्टोर करवा पाओगे। अगर ऐसा आपको करना है तो ऐसा करने के लिए आपको कस्टमाइज डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा। दैट मींस आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा। अगर हम सी प्लस प्लस में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप भी बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिसका जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रक्ट होता है। उसके बाद यूनियन होता है, यूनियन के लिए कीवर्ड हम यूनियन का यूज करेंगे। देन एनुमरेशन, एनुमरेशन टाइप के लिए हम एनएम कीवर्ड का यूज करते हैं। देन आता आपका टाइप डेफिनेशन, टाइप डेफिनेशन एलियाज, और टाइप डेफिनेशन एलियाज के लिए हम टाइप टेप कीवर्ड का यूज करते हैं। और सबसे आखिरी में आता है हमारे पास क्लास, और क्लास के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। जब हमने ओप्स के कंसेप्ट को डिस्कस किए थे
तो वहां पर हमने जब एनकैप्सुलेशन को हम पढ़ रहे थे तो एनकैप्सुलेशन में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। तो जब हमने क्लास को पढ़ा था तब भी हमने वहां पर सीखा था कि क्लास बनाना मतलब एक नया डेटा टाइप तैयार करना होता है। तो जो नया डेटा टाइप तैयार होता है वो कैसा होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार होता है। इसलिए हम क्लास को भी क्या बोलते हैं, यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल 5 है, लेकिन इन 5 में हमारा जो फोकस रहेगा वो स्ट्रक्चर और क्लास पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात स्ट्रक्चर की करते हैं तो मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं कि मान के चलो मुझे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है। क्या करना है, हमारे पास एक स्टूडेंट है और मुझे केवल इस स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है। तो हमें पता है कि रोल नंबर एक इंट टाइप की वैल्यू होती है, तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लूंगा। लेट से हमने बना लिया इंट रोल नंबर। होगा क्या, यहाँ से आपका एक 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा अगर 16 बिट की बात कर रहे हो तो, और अगर 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो वहां पर 4 बाइट का ब्लॉक आपका बन जाएगा। अब मैं आपसे फिर सवाल करता हूं कि मुझे एक स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं, मुझे 5 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवाना है। कितने स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवाना है, 5 स्टूडेंट। और जब 5 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंट टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इस बार हमने 5 इंट टाइप के वेरिएबल बना लिए। लेट्स से इंट R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, 5 वेरिएबल बन गए। अब 5 की जगह मुझे क्या करना है, 500 स्टूडेंट के रोल नंबर को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो ऑब्वियसली आप 500 वेरिएबल नहीं बनाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप एरे बना लोगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एरे के अंदर हम सेम टाइप के एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको 500 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है तो आप 500 वेरिएबल बनाने के बजाय सिंपली क्या करोगे, एक रोल नंबर नाम का एरे बनाओगे और उसकी साइज क्या पास कर दोगे आप, 500 पास कर दोगे। इससे क्या मतलब होगा कि नेम आपके पास एक ही है, क्या, रोल नंबर। और इस रोल नंबर में आप 500 इंट टाइप की वैल्यू को क्या करवा रहे हो, स्टोर करवा रहे हो। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आप एक नेम में क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। बस शर्त यह है कि ये जो मल्टीपल वैल्यूज है वो किस टाइप की है, होमोजीनियस टाइप की। किस टाइप की है, होमोजीनियस टाइप की, मतलब ये वैल्यूज आपकी सेम टाइप की है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमको किसने दे दिया, एरे ने हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। अब मान के चलो मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर ना स्टोर करवा के मुझे स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। अब जब स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात आएगी तो रोल नंबर भी होगा, उसका नेम भी होगा, और मान के चलो उसके मार्क्स भी होंगे। और भी बहुत सारी एंटिटीज हो सकती है, लेकिन हम इन 3 एंटिटी को लेते हैं कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, किसी स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उससे रिलेटेड 3 तरह की चीजों को स्टोर करवाना है। मैं रोल नंबर को स्टोर करवाऊंगा, नेम को स्टोर करवाऊंगा और मार्क्स को स्टोर करवाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एक हमने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया रोल नंबर, नेम को स्टोर करवाने के लिए मुझे कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो हमने कैरेट टाइप का एक एरे बना लिया। मान के चलो इसकी कैपेसिटी मेंशन कर दी हमने 30, और मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, जहां पर हम ऑब्वियसली मार्क्स के परसेंटेज को स्टोर करवा रहे हैं, तो ये मार्क्स नाम का वेरिएबल हमने बना लिया। तो एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बना, एक नेम नाम का कैरेक्टर एरे बना, और एक फ्लोट टाइप का मार्क्स नाम का वेरिएबल बन गया। ये 3 वेरिएबल किसके लिए है, ये 3 वेरिएबल है आपके एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए। अब मान के चलो मुझे एक स्टूडेंट नहीं, 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, स्टोर करवाना है। जब 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो मुझे 3 तो रोल नंबर टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 3 कैरेट टाइप के एरे बनाने पड़ेंगे, और 3 मुझे फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि इंट लेट्स से रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3। सिमिलरली अगर मुझे नेम को स्टोर करवाना है तो केयर नेम 1 30, नेम 2 30 एंड नेम 3 30। और मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए भी मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेट्स से फ्लोट मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। तो 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए टोटल कितने वेरिएबल बनाए हमने, यहाँ पर टोटल 9 वेरिएबल बना लिए। अब ये तो 3 स्टूडेंट की बात थी। अगर यही बात आपके 300 स्टूडेंट की हो, कितने स्टूडेंट की हो,
बात 300 स्टूडेंट की हो तो एक स्टूडेंट को स्टोर करवाने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए, तो आप कहोगे एक स्टूडेंट को स्टोर करवाने के लिए 3 वेरिएबल, तो 300 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए आपको टोटल कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, टोटल आपको 900 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। क्या ये फिजिबल है? हाँ, चलो मान लिया आपने 900 वेरिएबल बना भी लिए, लेकिन वेरिएबल बनाना ही काम थोड़ी है, उसके बाद उनको आगे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा, उनमें डेटा भी रखना है, उनको डिस्प्ले भी करवाना है, इन फ्यूचर उनको लेके किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो 900 वेरिएबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना भी लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये तीनों जो है वो किसी एक एंटिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब ये तीनों किसी एक एंटिटी से बिलोंग करते हैं तो क्या इनको हमने किसी एक कंटेनर में या एक जगह रखा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं रखा है। तीनों जो वेरिएबल है वो आपके अलग अलग तरीके से क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हमने इनको किसी भी तरीके से एक जगह रिलेट नहीं किया है, तो इस टाइप की दिक्कत हमारे सामने आती है। कितना अच्छा हो कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उस एक वेरिएबल के अंदर रोल नंबर, नेम और मार्क्स तीनों आ जाए, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उस एक वेरिएबल में रोल नंबर, नेम, मार्क्स तीनों आ जाए, मतलब कुछ इस टाइप की फैसिलिटी हम चाहते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल बनाऊं मैं और उस वेरिएबल में तीनों आ जाए, रोल नंबर भी आ जाए, नेम भी आ जाए एंड मार्क्स भी आ जाए। अगर ऐसा आपको करना है तो ऐसा करने के लिए तो आपको एक ऐसा डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा जिसका वेरिएबल बनाते ही उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, 3 वेरिएबल बन जाए। क्या ऐसा डेटा टाइप हमें पहले से मिलता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल पहले से नहीं मिलता। पहले से आपको या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलते हैं या फिर आपको डिराइव्ड डेटा टाइप मिलते हैं। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हो तो उनके अंदर तो केवल और केवल एक ही वैल्यू को रखा जा सकता है, और अगर डिराइव्ड डेटा टाइप जैसे आप एरे की बात करते हो तो एरे के केस में आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर करवा लेते हो, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज हमेशा किस टाइप की होती है, सेम टाइप की होती है। क्या इन तीनों का नेचर सेम है, तो आप कहोगे तीनों का नेचर सेम नहीं है। इसका नेचर आपका इंटीजर है, इसका नेचर आपका कैरेट टाइप का एरे है, और इसका नेचर आपका फ्लोट टाइप का है। तो इनका नेचर क्या है, अलग अलग है, और जब इनका नेचर अलग अलग है तो इसको लेके आप एरे नहीं बना सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप तैयार करना पड़ेगा। जिस डेटा टाइप को, उस डेटा टाइप का जैसे आप वेरिएबल बनाओ तो उस वेरिएबल में क्या हो, ये तीनों के तीनों वेरिएबल अंदर से बन जाए या तीनों के तीनों मेंबर उसके अंदर वापस से आ जाए। और ऐसा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप एलिमेंट, जहां पर आप अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को या अलग अलग तरह के वेरिएबल को क्या करते हो, कंबाइन करते हो, ग्रुप करते हो। तो जब भी बात हम स्ट्रक्चर की करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप वेरिएबल्स ग्रुप टुगेदर अंडर सिंगल नेम। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या करोगे आप अलग अलग तरह के वेरिएबल का क्या करोगे, कलेक्शन करोगे, और अलग अलग तरह के वेरिएबल का कलेक्शन करके आप उनको किसके अंदर रख दोगे, किसी एक नेम के अंदर रख दोगे। तो आप फिर यूं भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर इज वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वेरिएबल्स का ग्रुप बनाते हो। और ये जो वेरिएबल्स का आप ग्रुप बनाते हो वो कैसे होते हैं, आपके डिसिमिलर टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनियस टाइप के होते हैं। हालांकि आप स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का भी क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस ठीक है, हेट्रोजेनियस को आप क्या बोल सकते हो, डिफरेंट टाइप, एज वेल एज होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप। वेरिएबल तो आप स्ट्रक्चर के अंदर
हेट्रोजेनियस टाइप के एलिमेंट्स का भी आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, और होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट्स का या वेरिएबल्स का भी आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि जब हमें होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन करना होगा तब तो हम किसका यूज करेंगे, एरे का यूज करेंगे। ऑब्वियसली हमें उस केस में एरे का यूज करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है जिसको अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उस केस में प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू एरे। कैसे बनाओगे आप स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाने का बेहद ही सिंपल सिंटैक्स होता है आपके पास। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद में आप लिखते हो टैग नेम। टैग नेम के बाद में आप यहां लिखते हो डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद में आप लिखते हो वेरिएबल फर्स्ट। फिर आप डेटा टाइप लिखते हो, फिर आपने यहां पर लिखा वेरिएबल टू, और इस तरीके से आप n नंबर ऑफ वेरिएबल यहां पर लिख सकते हो। डेटा टाइप एंड वेरिएबल n। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है, और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद आपको क्या लगाना होता है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्ट की बात करूं तो स्ट्रक्ट क्या है, आपका कीवर्ड है। स्ट्रक्ट क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है जो आपका टैग नेम होता है। टैग नेम का मतलब होता है नेम ऑफ न्यू डेटा टाइप, नेम ऑफ न्यू डेटा टाइप। जब आप टैग नेम लिखते हो तो ये टैग नेम क्या होता है, आपका नए डेटा टाइप का नाम होता है। और जब भी आप नए डेटा टाइप का नाम दोगे तो ध्यान रखना आप आइडेंटिफायर के रूल्स को क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पर n नंबर ऑफ वेरिएबल बनाए हैं। इन n नंबर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इनको, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम एरे के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं तो एरे के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर जब आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हो तो उनको आप बोलते हो मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आपने एक नया डेटा टाइप कुछ इस तरीके से लिखा है। सबसे पहले आपने लिखा स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद आप लिख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज ए नेम ऑफ न्यू डेटा टाइप। देन आपने लिखा यहाँ पर इंट रोल नंबर, देन केयर नेम, लेट्स से साइज आपने दे दी यहां से 30, एंड फ्लोट मार्क्स। तो यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है। उस नए डेटा टाइप का नाम क्या है, आपका स्टूडेंट। नए डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। और उस स्टूडेंट डेटा टाइप में आपने कितने मेंबर डिफाइन किए, तो आप कहोगे कि उसके अंदर हमने 3 मेंबर डिफाइन किए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। जहां पर रोल नंबर का नेचर इंट है, नेम का जो नेचर है वो कैरेट टाइप का एरे है जिसकी कैपेसिटी हम 30 मेंशन की है, और मार्क्स का नेचर आपका कैसा है, फ्लोट है। अब फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब हमने इस टाइप से लिखा तो इस टाइप से लिखने से टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल मेमोरी कंजम्पशन यहां से कितना हुआ, टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हुआ जब आपने इतना कुछ लिखा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से 0 बाइट मेमोरी कंजम्पशन हुआ या किसी भी तरह का मेमोरी कंजम्पशन यहां से नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरीके से लिख रहे हो तो इतना लिखने से सिर्फ आप ये बता रहे हो कि मेरा स्टूडेंट कैसा होगा, मतलब आप यहां से केवल स्टूडेंट का डिक्लेरेशन कर रहे हो, नए डेटा टाइप का आप डिक्लेरेशन कर रहे हो। और मेमोरी कब मिलती है, मेमोरी तो तब मिलती है जब आप बनाते हो उस टाइप का कोई वेरिएबल। आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि सपोज करो हमने लिखा इंट, हमने क्या लिखा, इंट। क्या इंट लिखने से किसी भी तरह का मेमोरी कंजम्पशन होगा, तो आप कहोगे कि बिल्कुल भी नहीं होगा इंट लिखने से किसी भी तरह का मेमोरी कंजम्पशन। हाँ, अगर आप लिखते हो इंट ए तो उस केस में आपका मेमोरी कंजम्पशन होगा। किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि ए किस टाइप का वेरिएबल है, आपका इंट टाइप का वेरिएबल है। इसलिए यहां से ए क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट या 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन अकेला इंट लिखने से किसी भी तरह का मेमोरी कंजम्पशन नहीं होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंट क्या है, ये बात आपकी पहले से तय है। ठीक है, कंपाइलर को पहले से पता है कि इंट लिखने से क्या होगा। अब स्टूडेंट लिखने से क्या करना है, ये बात अभी अभी आपने बताई है कि जब जब कोई स्टूडेंट लिखेगा तो इसका मतलब है नया डेटा टाइप माना जाएगा। और मेमोरी कब मिलेगी, जब बनेगा स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल। हाँ, जब स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनेगा तो उसको टोटल मेमोरी कितनी मिलेगी, हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर। टोटल मेमोरी कितनी मिलेगी, हर एक मेंबर की साइज के सम के बराबर। जैसे यहां से 4 बाइट हो गया
मान के चलो 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 4 बाइट हो गया, यहाँ से 30 बाइट हो गया और यहाँ से आपका 4 बाइट हो गया। तो इस केस में इसको टोटल 38 बाइट जो है वो मेमोरी का कंजम्पशन यहाँ से हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली 38 ना होके कुछ ना कुछ यहाँ पर वेरिएशन आएगा। अब वो वेरिएशन 16 बिट आर्किटेक्चर में कैसे आता है और 32 बिट आर्किटेक्चर में कैसे आता है उस बात को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि इतना लिखने से किसी भी तरह का मेमोरी कंजम्पशन नहीं होता है। इतना लिखने से सिर्फ आपने ये बताया है कि मेरा नया डेटा टाइप स्टूडेंट कैसा होगा, उसके अंदर टोटल 3 मेंबर होंगे, ठीक है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। नाउ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब जब भी आप नए डेटा टाइप के लिए जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो वेरिएबल बनाने से पहले आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद आप क्या लिखते हो, वेरिएबल का नाम लिखते हो। तो यहां से डेटा टाइप क्या आपका स्टूडेंट, और उसके बाद आप क्या लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। तो क्या सिंटैक्स होगा, C++ में स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाने के हमारे पास 2 सिंटैक्स होते हैं। पहला सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट, उसके बाद लिखा जाता है टैग नेम, और टैग नेम के बाद में लिखा जाता है वेरिएबल नेम। उसके बाद आपका लिखा जाएगा वेरिएबल का नेम। और जो दूसरा सिंटैक्स होता है, दूसरा सिंटैक्स आपका ऐसा होता है, आप लिख सकते हो टैग नेम, और टैग नेम के बाद आप लिख सकते हो यहां से वेरिएबल नेम। दैट मीन्स स्ट्रक्ट जो कीवर्ड होता है टैग नेम से पहले, ठीक है, वो यहाँ पर कंपलसरी होता है। हालांकि ध्यान रखना ये वाला जो सिंटैक्स है वो केवल C++ में ही काम करेगा, वर्क इन C++ ओनली। बाकी अगर आपको सी में स्ट्रक्चर टाइप के लिए वेरिएबल बनाना होता है तब आपको जब जब आप टैग नेम लिखते हो उससे पहले हमेशा आपको क्या लिखना होता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ही होता है। लेकिन C++ में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल होता है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। और ऑब्वियसली हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने का तो सिंपल रूल तो यही कहता है कि सबसे पहले क्या लिख दीजिए आप, डेटा टाइप का नाम, और उसके बाद क्या लिख दीजिए आप, वेरिएबल का नाम। अब डेटा टाइप जो है वो हमारा टैग का जो नाम होता है वही तो हमारा डेटा टाइप होता है। तो जैसे अभी अभी हम बना क्या है स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, और उसके बाद हम लिख देंगे वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, लेट से दोनों सिंटैक्स में बना देता हूँ, स्ट्रक्ट, नए डेटा टाइप का नाम है स्टूडेंट, और वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया यहाँ पर S1। ऐसे ही दूसरे सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे नए टैग नेम, टैग नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, और उसके बाद वेरिएबल का नाम हम लिख देंगे S2। तो जब S1 और S2 नाम के वेरिएबल बनेंगे तो फिलहाल के हिसाब से हम मान लेते हैं कि टोटल 38 बाइट मेमोरी का कंजम्पशन होगा। तो ये S1 नाम का वेरिएबल आपका यहाँ पर बना है, एक बड़ा सा वेरिएबल बना, और उस बड़े से वेरिएबल जिसका नाम क्या है आपका S1, और S1 के अंदर टोटल कितने मेंबर है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर टोटल 3 मेंबर है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो ये आपका रोल नंबर आ जाएगा यहां से, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, और नेम के बाद में आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो रोल नंबर में आपका रोल नंबर इंट टाइप की वैल्यू है, नेम में आप स्ट्रिंग लिखोगे, कैरेक्टर टाइप का एरे आपने बनाया है, और मार्क्स में आप फ्लोट टाइप की वैल्यू रखोगे। और मान के चलो इसका एड्रेस आपका 1000, तो इस S1 का एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। ऐसे आपका S2 नाम का वेरिएबल बना है, तो ये S2 भी मेमोरी में कितने बाइट, तो मान के चलो कि ये भी आपका मेमोरी में 38 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके 3 मेंबर होंगे, पहला आपका रोल नंबर, दूसरा आपका नेम, और तीसरा आपका मार्क्स, ठीक है। इनका जो ऑर्डर होगा वो वही ऑर्डर होगा, ठीक है, जो आपने इसको नया डेटा टाइप डिफाइन करते टाइम पे आपने दिया था। नया डेटा टाइप डिफाइन करते टाइम पे आपने ऑर्डर दिया था, सबसे पहले रोल नंबर, रोल नंबर के बाद नेम, और उसके बाद आपका मार्क्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर टाइप के लिए आप वेरिएबल बना सकते हो। तो आपके पास सिंटैक्स है यहाँ पर, C++ में स्ट्रक्ट जो कीवर्ड लिखना होता है वो ऑप्शनल होता है। तो सिंपल आप नए डेटा टाइप का नाम लिखिए, और उसके बाद आप क्या लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है कि ए स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी कंबाइंड इनटू सिंगल स्टेटमेंट। C++ और C दोनों में
आप स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेरेशन और उस टाइप के वेरिएबल को आप एक सिंगल सिंटेक्स में भी क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। कैसे करोगे सिंगल सिंटेक्स में कंबाइन? तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद में आप लिखोगे यहां से टैग नेम। टैग नेम के बाद में आप यहाँ लिखोगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद में आप लिखोगे यहाँ पर वेरिएबल फर्स्ट, फिर आप लिखोगे डेटा टाइप वेरिएबल सेकंड, और इस तरीके से आप n नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हो, वेरिएबल n। उसके बाद यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल सेकंड, अप टू आप यहाँ से n नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो जब आप स्ट्रक्चर टाइप के डिक्लेरेशन के टाइम पे जब आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो उस केस में आप एंडिंग कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन के बीच में जो कुछ भी लिखोगे, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हुए, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, ये जो नया डेटा टाइप बना है उसके लिए क्या माने जाएंगे, वेरिएबल माने जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना जब आप इस टाइप से लिखते हो, ठीक है, तो ये इनको आप क्या बोलोगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलोगे। क्योंकि आमतौर पे जब भी आप नया डेटा टाइप तैयार करते हो तो उस नया डेटा टाइप को आप हमेशा ब्लॉक से बाहर रखते हो, मतलब हमेशा आप मेन फंक्शन से बाहर रखते हो। और जब मेन फंक्शन के बाहर आपने इसको रखा और उसी टाइम पे अगर आपने ये वेरिएबल बनाए तो ये वेरिएबल भी तो मेन फंक्शन के बाहर है, ठीक है, दैट मीन्स ये भी ब्लॉक के बाहर है। और जब ये ब्लॉक के बाहर है तो इनको क्या बोला जाएगा, आपका ग्लोबल वेरिएबल बोला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नए डेटा टाइप को किसी फंक्शन के अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उस केस में उसका जो यूज होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। मान के चलो आपके पास एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर ही आपने नया डेटा टाइप तैयार किया है। तो जब आपने मेन फंक्शन के अंदर नया डेटा टाइप तैयार किया है तो उस केस में केवल और केवल आपका मेन फंक्शन ही क्या कर सकता है, उस नए डेटा टाइप को यूज कर सकता है। मेन फंक्शन के अलावा अगर आपने कोई फंक्शन बना रखे हैं तो वो कभी भी उस नए डेटा टाइप को यूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक नया डेटा टाइप तैयार किया लेट से डेमो नाम से, और डेमो के अंदर आपने एक इंट टाइप का वेरिएबल ए बनाया है और दूसरा आपने इंट टाइप का वेरिएबल बी बनाया है, और यहाँ पर आपने लिखा है d1 कोमा d2। तो आपने क्या किया, डेमो टाइप के वेरिएबल बनाए किस नाम से, d1 और d2 नाम से। तो यहाँ से d1 बनेगा, उस d1 के अंदर आपके दो मेंबर होंगे, ठीक है, पहला आपका a होगा, दूसरा मेंबर आपका b होगा। सिमिलरली यहाँ से एक और वेरिएबल बनेगा d2, ठीक है, जहां पर भी आपके दो मेंबर होंगे ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते टाइम पे उसके क्या बना सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो। प्रॉन्स एंड कॉन्स हमने बता दिए हैं कि जैसे आप इस टाइप से वेरिएबल बनाओगे तो इनको क्या बोले जाएंगे, आपके ग्लोबल वेरिएबल बोले जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सपोज करो ये आपका मेन फंक्शन है। अगर आपने मेन फंक्शन के अंदर नया डेटा टाइप लिखा है, लेट्स से स्ट्रक्ट डेमो एंड इंट ए इंट बी एंड d1 कॉमा d2। जब आपने इस टाइप से लिखा है तब तो इसका जो स्कोप है वो कैसा रहेगा, आपका लोकली रहेगा, क्योंकि आपने नया डेटा टाइप ही किसके अंदर तैयार किया है, मेन फंक्शन के अंदर तैयार किया है। लेकिन मान के चलो आपने नया डेटा टाइप कुछ इस तरीके से तैयार किया है, स्ट्रक्ट डेमो एंड लेट्स से इंट ए इंट बी d1 कॉमा d2, और उसके बाद आपने लिखा है यहाँ से इंट मेन, और मान के चलो आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेट्स से वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, वॉइड माई नाम का फंक्शन आपके पास। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, ये जो नया डेटा टाइप आपने डेमो तैयार किया है, इस नए डेटा टाइप डेमो को आपका मेन फंक्शन भी यूज कर पाएगा, आपका डिस्प्ले फंक्शन भी यूज कर पाएगा, और आपका माई फंक्शन भी यूज कर पाएगा। लेकिन इस वाले केस में अगर आपके ये दोनों फंक्शन और है, वॉइड डिस्प्ले एंड वॉइड माई, तो उस केस में इस डेमो नाम के नए डेटा टाइप को आपका डिस्प्ले और माई यहां से यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो आपने किसके अंदर डिफाइन किया है,
मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो मेन फंक्शन के बाहर इनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो ये तीनों फंक्शन इसको एक्सेस कर सकते हैं। ना केवल तीनों डेमो को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि तीनों आपके D1 और D2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो D1 और D2 नाम के वेरिएबल बने, ये वेरिएबल भी कैसे आपके ग्लोबल वेरिएबल है। तो ऐसा करने से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगे। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन जो होता है वो एक्सीडेंटली क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इस तरीके से आपको बचना चाहिए। हाँ, जब आपको मेन फंक्शन में किसी वेरिएबल की जरूरत है तो आप मेन फंक्शन में बना लीजिए, डिस्प्ले में जरूरत है तो डिस्प्ले में बना लीजिए, माई में जरूरत है तो माई में आप बना लीजिए। हाँ, अगर मान के चलो आपने डिस्प्ले में कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, और आप उसको कहां पर एक्सेस करना चाह रहे हो, माई में एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए। अब जब आप इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो फिर आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप कॉपी पास करना चाह रहे हो या फिर आप परमानेंटली चेंजेस चाह रहे हो। जब आप कॉपी पास करना चाह रहे हो तो उस केस में कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म का यूज करेंगे, और जब आप परमानेंटली चेंजेस चाहते हो तो उस केस में आप कॉल बाय एड्रेस मैकेनिज्म का काम करेंगे। हालांकि C++ में तो रेफरेंस वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर फिर आपको दो फैसिलिटी मिल जाती है कि या तो आप कॉल बाय एड्रेस मैकेनिज्म को काम में ले सकते हो या फिर आप कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म को काम में ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर। जब भी आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करोगे तो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप हमेशा किसका यूज करोगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे। और जो ये आपका डॉट ऑपरेटर होता है इसको आप कई बार पीरियड ऑपरेटर भी बोलते हो। डॉट ऑपरेटर इज also known as period और डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, इसके दो नाम और होते हैं, या तो आप इसको डॉट ऑपरेटर बोल दीजिए या आप इसको पीरियड ऑपरेटर बोल दीजिए, या फिर हम कई बार इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों हुई, समझते हैं एक बार बात को। कि सपोज करो आपने ये नया डेटा टाइप तैयार किया है यहां से डेमो नाम से, और उसके अंदर आपने दो मेंबर डिफाइन किए हैं, ए और बी। ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, इंट ए कोमा बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आप नॉर्मली लिखते हो उस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा लिखते फील आए कि हमने दो मेंबर बनाए, ए और बी। और उसके बाद आपने डेमो टाइप के दो वेरिएबल बनाए हैं, D1 और D2। तो यहां से आपका D1 बना होगा, उस D1 के अंदर आपके दो मेंबर हैं, ए एंड बी। सिमिलरली D2 वेरिएबल आपका बना है और D2 के अंदर भी आपके दो मेंबर हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस बी में डेटा रखना है। तो हमने लिखा बी असाइन लेट्स से 23। तो जब हमने लिखा बी असाइन 23, तो देखो यहां पर तो ये भी है और ये वाला भी है, और हो सकता है डेमो टाइप के आपने 5 वेरिएबल बना रखे, तो फिर कितने बी होंगे आपके पास, 5 बी होंगे। तो आप किसके बी की बात कर रहे थे, आप इस वाले बी की बात कर रहे थे, और ये वाला बी किसके साथ एसोसिएट है, D1 के साथ एसोसिएट है। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहां से D1 डॉट, ये है आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल, ये स्ट्रक्चर का मेंबर, और स्ट्रक्चर का वेरिएबल और स्ट्रक्चर के मेंबर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, आपका डॉट ऑपरेटर का होता है। तो आपने बोला कि D1 के बी में क्या रख दीजिए, 23। तो यहाँ पर डेटा क्या आ जाएगा, आपका 23 आ जाएगा। या इस बात को आप यूं भी समझ लीजिए कि देखो ए और बी के ऊपर क्या है, एक लेयर है, मतलब आप इनको कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको इनको एक्सेस करना है तो वाया D1 एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर आपको इस ए और बी को एक्सेस करना है तो इस ए और बी को एक्सेस करने के लिए आपको वाया D2 एक्सेस करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर का वेरिएबल और इसके मेंबर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने का काम किसका होता है, आपका डॉट ऑपरेटर का होता है। तो आप इसका जो सिंटैक्स लिखना चाहो वो आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वेरिएबल का नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। सबसे पहले आप लिखोगे यहां से वेरिएबल का नेम, उसके बाद आप लिखते हो डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर के बाद में आप लिखोगे यहां से मेंबर का नेम। इस तरीके से आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल। जो आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होता है
वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इक्वल टू दी सम ऑफ साइज ऑफ इट्स डेटा मेंबर, जितने भी उसके अंदर डेटा मेंबर है, ठीक है, उनकी साइज के सम के बराबर ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, अलोंग विथ पैडिंग बाइट्स एडेड बाय कंपाइलर फॉर मेमोरी अलाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका कंपाइलर कुछ पैडिंग बाइट ऐड करता है, ठीक है, और वो पैडिंग बाइट किसके लिए ऐड करता है, मेमोरी का प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हो उसके लिए ऐड करता है। अब आपके पास यहाँ से दो तरह के कंपाइलर आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका 16 बिट कंपाइलर, दूसरा होगा आपका 32 बिट कंपाइलर। जो आपका 16 बिट कंपाइलर होता है, इसमें किसी भी तरह की पैडिंग बाइट ऐड नहीं होती है, इसमें किसी भी तरह की आपकी पैडिंग बाइट ऐड नहीं होती है। जबकि जो आपका 32 बिट कंपाइलर होता है, यहाँ पर आपकी पैडिंग बाइट देखने को मिलती है। और जो पैडिंग बाइट होती है वो इस तरीके से होती है कि आमतौर पे जो आपका कंपाइलर होता है वो 4-4 बाइट के ग्रुप में क्या करता है, मेमोरी का अलोकेशन करता है, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि मेमोरी का जो अलोकेशन होगा वो आपका 4 के मल्टीपल में क्या होता है, यहाँ पर होता है। और जब 4 के मल्टीपल में होता है और मान के चलो कोई वेरिएबल जो है वो 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो उस केस में उसको 4 का मल्टीपल बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, पैडिंग बाइट को ऐड करता है। अब पैडिंग बाइट बीच में भी ऐड हो सकती है और पैडिंग बाइट आपकी आखिरी में भी ऐड हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो नए डेटा टाइप बनाया है उस नए डेटा टाइप के अंदर जो मेंबर आपने रखे हैं, ठीक है, वो मेंबर आपने किस सीक्वेंस में रखे हैं। अगर वो 4 के मल्टीपल में शुरू से आ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो 4 के मल्टीपल में नहीं है तो फिर उस केस में वो बीच में भी क्या करेगा, आपका पैडिंग बाइट को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। कैसे, सपोज करो एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को, कि हमने यहां से एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, लेट्स से स्ट्रक्ट एंड डेमो नाम से, और इसके अंदर आपने दो मेंबर बनाए हैं इंट टाइप के ए और बी, और उसके बाद आपने डेमो टाइप का एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से D1। अब जब आप D1 के लिए मेमोरी एलोकेशन की बात करोगे तो पहले मुझे आप ये बताइए कि इसके अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, तो आप कहोगे टोटल 2 मेंबर है। दोनों किस टाइप के हैं, इंट टाइप के। 16 बिट की बात करोगे तो फिर उस केस में इंट आपका 2 बाइट का होता है, तो 2 बाइट ए के लिए मिल जाएगी और 2 बाइट आपकी बी के लिए मिल जाएगी। लेकिन 32 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट ए के लिए और 4 बाइट आपकी बी के लिए। जब यहां से ए के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा तो क्या ये 4 के मल्टीपल में है, यस ये 4 के मल्टीपल में है। उसके बाद 4 के मल्टीपल में है तो किसी भी तरह का पैडिंग बाइट ऐड नहीं करेगा, और उसके जस्ट आगे बी को ये क्या कर देगा, मेमोरी अलॉट कर देगा। जस्ट आगे क्या करेगा, ये बी को मेमोरी अलॉट कर देगा। मान के चलो इसका जो बेस एड्रेस है वो बेस एड्रेस कितना है आपका, 1000 है। बेस एड्रेस क्या है, 1000 है। मैं इसको प्रॉपरली एक बार लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी चाहिए। टोटल मेमोरी कंजम्पशन D1 के लिए कितना हुआ, तो आप कहोगे 8 बाइट। कितना हुआ आपका, 8 बाइट मेमोरी कंजम्पशन हुआ। मतलब ये 8 बाइट को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये 4-4 बाइट के आपके दो पार्टीशन हो जाएंगे, 1 2 4, 1 2 एंड 4। यहां पर आपका ए रहेगा और यहां पर आपका बी रहेगा। मान के चलो इसका जो बेस एड्रेस है वो 1000 है। बेस एड्रेस क्या है इसका, 1000। तो उसके आगे वाले 3 बाइट भी तो इसके लिए रिजर्व है, तो टोटल ये 4 बाइट। तो इस वाले बाइट का एड्रेस क्या होगा, तो आप कहोगे 1004। इस वाले बाइट का एड्रेस क्या रहेगा आपका, 1004। और जो स्टार्टिंग बाइट का जो आपका एड्रेस होता है वो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस ही आपका क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होता है उसका एड्रेस माना जाएगा। मान के चलो आप अगर D1 के एड्रेस को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, आपको 1000 प्रिंट होगा। अगर आप D1 डॉट ए का एड्रेस प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, आपको 1000 प्रिंट होगा। अगर आप D1 डॉट बी का एड्रेस प्रिंट करवाओगे तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, आपके पास 1004 प्रिंट होगा। अब चूंकि जो मेमोरी है वो 4 के मल्टीपल में आ रही थी, इसलिए किसी भी तरह का पैडिंग बाइट ना यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है और ना ही आपको पैडिंग बाइट यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ से ए को जो मेमोरी मिली वो कितनी मिली, 4 बाइट। यहाँ से जो बी को मेमोरी मिली वो भी कितनी मिली, 4 बाइट। ये जो मेमोरी है वो 4 के मल्टीपल में है, तो टोटल जो मेमोरी है वो टोटल मेमोरी कितनी हुई, यहाँ पर 8 बाइट मेमोरी हुई। और जो टोटल मेमोरी मिली है वो टोटल मेमोरी किसकी मेमोरी मानी जाएगी, आपके D1 की मेमोरी मानी जाएगी। किसकी मेमोरी मानी जाएगी, D1 की मेमोरी। अब एक दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। मान के चलो आपने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, स्ट्रक्ट डेमो लेट्स से कैर
ch एंड a, और फिर आप यहां से वेरिएबल तैयार करते हो डेमो d1। वेरिएबल तैयार किया आपने डेमो d1 हिसाब से। तो जो आपका कैरेट टाइप का वेरिएबल है, मतलब जो ch है, ch को कितनी मेमोरी मिलेगी? 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और उसके बाद जो आपका बी ए है, इस ए को कितनी मेमोरी मिलेगी? तो आप कहोगे ए इंट टाइप का है तो 4 बाइट मेमोरी मिलेगी। अगर यही 16 बिट होता तो 16 बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ch को 1 बाइट मेमोरी मिलती और a को 2 बाइट मेमोरी मिलती। और d1 के लिए जो टोटल मेमोरी कंजम्पशन होता वो कितने बाइट का होता? 3 बाइट का टोटल मेमोरी कंजम्पशन होता। लेकिन यहाँ कुछ केस ऐसा नहीं होगा। ch को जो मेमोरी मिली वो कितने बाइट में? 1 बाइट में मेमोरी मिली। अब यहां से तो ch को 1 बाइट में मेमोरी मिली, उसके आगे के जो 3 बाइट है वो क्या हो जाएगी? आपकी पैडिंग बाइट, क्योंकि जो मेमोरी आई क्या वो 4 के मल्टीपल में नहीं, 4 के मल्टीपल में नहीं है, सिर्फ 1 बाइट आई। तो उसको 4 के मल्टीपल में बनाने के लिए आपको 3 जो बाइट है वो क्या करना पड़ेगा? पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी कितने बाइट? 3 बाइट आपको यहां से पैडिंग ऐड की। तो उस केस में जो टोटल मेमोरी कंजम्पशन हुआ वो कितना हुआ? 8 बाइट। टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना हुआ आपका? 8 बाइट। और जो 8 बाइट टोटल मेमोरी कंजम्पशन हुआ वही किसकी मेमोरी मानी जाएगी? यहां से D1 की। मतलब दोनों ही केस में मेमोरी का कंजम्पशन कितना हो रहा है? 8 बाइट मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन यहां वाले केस में 3 बाइट जो है वो क्या है? आपकी पैडिंग बाइट है। मतलब जब आपका D1 बना होगा, ठीक है, तो उसके अंदर टोटल ये 8 बाइट बने। इस तरीके से, ठीक है। जो आपका पहले वाला जो बाइट है, वो पहले वाला जो बाइट है वो किसके लिए है? ch के लिए है। आगे के जो 3 बाइट है आपके, वो 3 बाइट क्या माने जाएंगे? यहां से पैडिंग बाइट माने जाएंगे। और आगे के जो 4 बाइट है वो किसके लिए है? ए के लिए है। मान के चलो इसका जो बेस एड्रेस है वो कितना है? 1000। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा आपके पास? 1000। उसके आगे के 3 जो ब्लॉक है वो आपके पैडिंग बाइट है, और इसका एड्रेस हो जाएगा आपका 1004। तो मान के चलो आप कहीं पर भी ऐसा प्रिंट करवाते हो एड्रेस ऑफ D1, तो D1 की मेमोरी लोकेशन क्या प्रिंट होगी? तो D1 की मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस क्या है आपका? 1000। उसके बाद मान के चलो आपने लिखा एड्रेस ऑफ D1 डॉट ch, तो ch की मेमोरी लोकेशन क्या है? 1000। उसके बाद आपने लिखा एड्रेस ऑफ D1 डॉट ए, तो यहां से जो मेमोरी कंजम्पशन होगा वो, सॉरी, यहां से जो मेमोरी एड्रेस आएगा वो क्या आएगा आपका? 1004। 1002 1001 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखोगे, क्योंकि यहां से जो पैडिंग बाइट आपकी ऐड हुई है वो पैडिंग बाइट आपकी बीच में ऐड हुई है, ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला जो ब्लॉक आया वो 4 के मल्टीपल में नहीं आया था। तो इस वाले केस में टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा आपका? 8 बाइट का टोटल मेमोरी कंजम्पशन होगा। लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि अगर ऐसा सवाल आता है कि टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होता है, तो फिर आपका जवाब यही होना चाहिए कि जितने भी मेंबर है उनकी साइज के सम के बराबर है। मान के चलो यहाँ 2 मेंबर है, पहले वाला मेंबर 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरे वाला मेंबर आपका 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 बाइट। और अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए 5 बाइट आपका जवाब होना चाहिए। और अगर प्रॉपर तरीके से आप देखना चाहो कि वाकई में कंपाइलर कितनी मेमोरी कंजम्पशन करेगा, तो आपका जो कंपाइलर है वो तो टोटल 8 बाइट मेमोरी कंजम्पशन करेगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा के भी देख सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो हमने कोड लिखा कुछ ऐसा, एक नया डेटा टाइप तैयार कर लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्ट डेमो में इसी एग्जाम्पल को बेस मान लेता हूं, एंड केयर ch इंट a, उसके बाद मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में हमने एक डेमो टाइप का वेरिएबल तैयार किया है, लेट से T1, और फिर हम प्रिंट करवाते सी आउट, मैसेज दिया हमने मेमोरी ऑक्यूपाइड, और कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है इस बात का पता नहीं लगाने के लिए हम सी और C++ जैसी लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा साइज ऑफ, एंड साइज ऑफ में T1 के लिए हम मेमोरी कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। गलत लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पुट टू ऑपरेटर नहीं लगाया। साइज ऑफ D1
और उसके बाद एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज कर लेते हैं कर्सर को अगली लाइन पे भेजने के लिए और बफर को फ्लश करने के लिए। उसके बाद अगर हम CH की मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर अगेन हम मैसेज देते हैं मेमोरी ऑक्यूपाइड एंड साइज ऑफ d1.ch एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। और सिमिलरली ए के लिए भी लिख सकते हैं मेमोरी ऑक्यूपाइड साइज ऑफ d1.a। आप चाहो तो इनके मेमोरी एड्रेस को भी आप प्रिंट करवा के देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं वाकई में बीच में आपकी क्या हो रही है, 3 बाइट पैडिंग ऐड हो रही है। तो आपने यहाँ प्रिंट करवाया एड्रेस, और सबसे पहले आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हो किसका, लेट्स से D1 का एड्रेस आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। तो एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखोगे, एड्रेस ऑफ, और उसके बाद वेरिएबल का नाम आप लिखते हो, तो वेरिएबल का नाम आपने रखा D1। तो ऐसा लिखने से C++ में बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस प्रिंट होता है वो किस में प्रिंट होता है, आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में। और जो आपका एड्रेस होता है वो होता भी किस में, आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन में ही होता है। लेकिन समझने के लिए, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से काम आपको समझ में आए, इसके लिए आप क्या कर लीजिए, उसको कास्ट कर लीजिए। तो इस हेक्साडेसिमल को मैं क्या कर लेता हूँ, अनसाइंड इंटीजर में कास्ट कर लेता हूँ। और जब अनसाइंड इंटीजर में कास्ट करूंगा तो यहाँ लिखूंगा अनसाइंड इंट और एड्रेस ऑफ D1। तो यहाँ से होगा क्या कि जो भी D1 का एड्रेस आएगा उस D1 के एड्रेस को प्रिंट करवाने से पहले किस में कास्ट कर लिया जाएगा, अनसाइंड इंटीजर में कास्ट कर लिया जाएगा। एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, ऐसे आप CH का एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हो, काउट एड्रेस अनसाइंड इंट एंड एड्रेस ऑफ D1.ch एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर। और आखिरी में आप एक एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हो, काउट एड्रेस एंड अनसाइंड इंट एड्रेस ऑफ D1.a। और आखिरी में आप रिटर्न करवा दीजिए क्या, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। जब आप टेस्ट करके देखोगे तो आपको यहाँ से 3 बाइट का जो बीच में पैडिंग हो रहा है वो पैडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। और स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको क्या करवाते, इनिशियलाइज करवाते, और दूसरा तरीका ये है कि हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से भी उसको क्या करवा सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब डॉट ऑपरेटर की हेल्प से सीधी सीधी हम वैल्यू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम डेटा यूजर से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हमारे पास। पहला है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि हम उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या करवा दें, वैल्यू प्रोवाइड करवा दे। और दूसरा तरीका हमारे पास होता है यूजिंग डॉट ऑपरेटर, कि हम उसको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करवा दे। फॉर एग्जांपल हमने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है, लेट्स से स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर हम वो 3 मेंबर डिफाइन कर लेते हैं, इंट रोल नंबर, केयर, नेम 30 एंड फ्लोट मार्क्स। हम चाहते हैं कि जैसे हम वेरिएबल का डिक्लेयर करें उसी टाइम पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, टैग नेम क्या है आपका, स्टूडेंट। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम, लेट से वेरिएबल का नाम आपने लिखा S1, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टाइम पे वैल्यू। जब आप इसको इसी टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तो एक वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे या एक से ज्यादा, तो आपका कहोगे कि हम तो एक से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ऑफ वैल्यू। और जब हमें सेट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करवानी होती है तब हम किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के सेट का यूज करते हैं। याद होगा आपको, जब हम
एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवाते थे तब ऐसा ही तो कुछ स्टेटमेंट लिखते थे। लेट्स से हमने इंट टाइप का कोई एरे बनाया तो हम लिखते थे इंट ARR और मान के चलो उसकी साइज कैपेसिटी क्या मेंशन की हमने 3, और इसी टाइम पे अगर इसको वैल्यू देनी होती थी तब कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करके हम क्या करवाते थे, उसको वैल्यू प्रोवाइड करवाते थे। ऐसा ही सीन हम लिखते थे तो यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यूज आती थी तो किसका यूज करते थे, कर्ली ब्रेसेस के सेट का। यहाँ पर भी मल्टीपल वैल्यूज आएगी तो किसका यूज करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस का सेट का यूज करेंगे। अब जब आप कर्ली ब्रेसेस के सेट का यूज करके वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तो वैल्यू आपको उसी ऑर्डर में प्रोवाइड करवानी जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर मेंबर रखे। पहला मेंबर क्या आपका, रोल नंबर, तो रोल नंबर में आपने लेट से लिख दिया 101 इंट टाइप की वैल्यू है। दूसरा आपका नेम कैरेक्टर एरे है, और जब भी हम किसी कैरेक्टर एरे में डेटा देते हैं तो हमेशा डबल कोट्स में देते हैं। तो डबल कोट्स में जैसे आपने लिखा सुरेश स्पेस कुलहरी, और उसके बाद आपको क्या लिखने, मार्क्स, लेट से आपने मार्क्स लिखे 48.57। तो ऐसा होने से क्या हुआ होगा, एक वेरिएबल बना आपका S1 नाम से। वेरिएबल बना किस नाम से, S1, और उस S1 नाम का जब वेरिएबल बना तो उसके अंदर टोटल कितने मेंबर है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर टोटल 3 मेंबर है। पहला जो मेंबर है वो आपका रोल नंबर है, दूसरा जो मेंबर है वो आपका नेम है, और जो तीसरा मेंबर है वो तीसरा मेंबर है आपका मार्क्स। पहले वाली जो वैल्यू है वो आपके पहले मेंबर में गई होगी। पहला मेंबर आपका क्या है, रोल नंबर, रोल नंबर में क्या होगा 101। दूसरा मेंबर में आपका सुरेश स्पेस कुलहरी गया होगा, और तीसरे में आपका डेटा गया होगा 48.57। तो इस तरीके से आप डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या करवा सकते हो, इसको वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हो उस केस में आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से भी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। मैं यहां से इस स्ट्रक्चर को बेस मानता हूं, सीधा मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट से स्टूडेंट एंड S2, इस नाम से वेरिएबल बनाया हमने, S2 नाम से वेरिएबल बनाया। जब S2 नाम से वेरिएबल बनाया होगा तो इसी तरीके से आपका एक ब्लॉक तैयार हुआ होगा। अब यहां से आप एक इंपॉर्टेंट बात को समझना, ये S2 नाम का वेरिएबल आपने बनाया है, इसके अंदर है आपका रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्या करवाना चाहते हो, इनमें वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हो। तो जब आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है S2, उसके बाद क्या लिखोगे डॉट ऑपरेटर, फिर मेंबर का नाम क्या है रोल नंबर। लेट से आपने वैल्यू दे दी यहाँ से 102, उसके बाद आप नेम में डेटा देना चाह रहे हो तो आपने लिखा S2 डॉट नेम, और नेम में सपोज करो आपने लिखा राम प्यारी, और उसके बाद आप मार्क्स में तो आपने लिखा S2 डॉट मार्क्स असाइन लेट से 98.13। तो इस तरीके से आपने डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसमें डेटा पर सप्लाई करने की कोशिश की। तो S2 के रोल नंबर में क्या चला जाएगा 102, S2 के नेम में क्या चला जाएगा राम प्यारी, S2 के मार्क्स में क्या चला जाएगा 98.13। क्या ये सही है, ठीक है। जब आप पहली नजर में देखोगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा, लेकिन जब आप बारीकी को नोट करोगे तो आप पाओगे कि इसमें एक स्टेटमेंट में क्या है, आपकी एरर है। और वो एरर क्या है, उससे पहले हम एक बार एरे वाले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने कोई एरे बनाया इस तरीके से, इंट ARR 5, और फिर आप लिखते हो ARR असाइन 11 22 33 44 एंड 55, इस तरीके से आपने लिखा। तो क्या ये चल जाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहां से आपको क्या देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एरर। क्यों आती है एरर, क्योंकि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का लेफ्ट साइड, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कभी भी आप किसी कांस्टेंट, किसी एक्सप्रेशन, किसी लिटरल, किसी फंक्शन कॉल, इनका आप यूज नहीं कर सकते। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कभी कांस्टेंट नहीं आ सकता, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं लिखी जा सकती, कोई लिटरल भी नहीं लिखा जा सकता, और किसी भी तरह का फंक्शन कॉल भी नहीं आ सकता। तो फिर क्या आ सकता है, केवल और केवल वेरिएबल आ सकते हैं,
केवल और केवल क्या आ सकते हैं, वेरिएबल आ सकते हैं। अब जो आपका एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। तो आप एरे नेम इटसेल्फ इज कांस्टेंट पॉइंटर। पॉइंटर तो होता ही है, लेकिन वो पॉइंटर कैसा होता है, आपका कांस्टेंट पॉइंटर होता है। और जब अपने आप में ये कांस्टेंट पॉइंटर है तो कांस्टेंट कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता। मतलब एरे का जो नेम होता है, ठीक है, वो आप कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। अब यहां पर चलो, यहां पर आपने लिखा s2 डॉट नेम, s2 डॉट नेम। अब आप s2 डॉट, ये तो स्टेटमेंट तो आप इसलिए लिखते हो कि आप नेम को क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ। इस रोल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखते हो s2 डॉट रोल नंबर, क्योंकि आप सीधा सीधा रोल नंबर लिख नहीं पाते हो, इसलिए आपने लिखा s2 डॉट। ऐसे आप सीधा सीधा नेम लिख नहीं पाओगे, इसलिए आपने क्या लिखा, s2 डॉट नेम। लेकिन ये नेम क्या है आपका, तो आप कहोगे कि नेम तो आपका एक एरे है, और जब नेम आपका एरे है तो ये कैसा होगा, आपका कांस्टेंट पॉइंटर होगा। और जब ये आपका कांस्टेंट पॉइंटर है तो आप इसको कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आप नहीं लिख सकते। तो ये स्टेटमेंट आपका एरर है। बाकी s2 डॉट रोल नंबर से यहाँ 102 चला जाएगा, और s2 डॉट मार्क्स से यहाँ पर 98.13 चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस नेम में आप डेटा इंसर्ट नहीं करवा सकते। इस तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ऐसा लिखने से आप एरे के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। और कांस्टेंट कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता। तो फिर क्या करोगे, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो आपका ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इसमें कॉपी करवाना पड़ेगा। और इस स्ट्रिंग को इसमें कॉपी करवाने के लिए आप strcpy फंक्शन का यूज कर सकते हो। strcpy फंक्शन का यूज कर सकते हो, जिसमें दो आर्गुमेंट चाहिए होता है। पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है आपका डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो होता है आपका सोर्स स्ट्रिंग। अब डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन है आपका s2 डॉट नेम, s2 डॉट नेम। और सोर्स क्या है आपका, सोर्स आपका राम प्यारी, तो आपने लिखा राम प्यारी। हाँ, जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो इस वाले स्टेटमेंट के चलने से इसमें डेटा चला जाएगा आपका राम प्यारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक सिंपल सा कोड आप पर लिख देता हूं, ठीक है, जहां पर मैं एक वेरिएबल ऐसा बनाऊंगा जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा वेरिएबल ऐसा होगा जहां से हम यूजर से वैल्यू क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, और उसके बाद दोनों वेरिएबल की वैल्यू को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपके ओप्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो उसके लिए C++ के स्ट्रक्चर की हर एक बारीकी को आप ध्यान से समझ लीजिए। जब स्ट्रक्चर की हर एक बारीकी आपको अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आपको ओप्स के कंसेप्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और आपको कभी रटना पड़ेगा ही नहीं। ये इतना ही नहीं, इससे आपके C के भी जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, वो C वाला कंसेप्ट भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस स्टाइल में हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ये तो वही तो स्टाइल है जो C का स्टाइल है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब जब हम नया डेटा टाइप लिख रहे हैं वहां पर हमें स्ट्रिक्ट कीवर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है। बाकी तो हूबहू काम आपका किस में होता है, सी में भी होता है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जब आप strcpy फंक्शन को यूज करो तो strcpy फंक्शन से पहले आप string.h नाम के हेडर फाइल को क्या कर लेना, इंक्लूड कर लेना, क्योंकि strcpy फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको string.h नाम के हेडर फाइल में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार कोड को हम देख लेते हैं। लेट्स चेक नया डेटा टाइप, मैं सेम स्टूडेंट को ले लेता हूं यहां से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यही तीन मेंबर ले लेते हैं। एंड रोल नंबर, कैर, नेम, साइज 30 मेंशन कर देते हैं, एंड फ्लोट मार्क्स। मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन में हम स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल तैयार करते हैं। तो हमने लिखा स्टूडेंट, और स्टूडेंट में S1 को डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू देते हैं। लेट से हमने लिखा 101, 101 के बाद में हमने लिखा दूसरा वाला नेम, लेट से कमला देवी, और उसके बाद हम लिख लेते हैं मार्क्स में लेट से 68.27, और एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं S2 नाम से।
इक्वल वेरिएबल हमने बना लिया s2 नाम से। ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, ऐसा भी तो लिखते थे इंट a असाइन 10 और b, कि a को तो आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या दे दी, वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, लेकिन b जो है फिलहाल आपका कैसा है, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, लेकिन ये है किस टाइप का, इंट टाइप का। सिमिलरली स्टूडेंट टाइप का पहला वेरिएबल s1 बनाया जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू दे दी, उसके बाद s2 नाम का एक और वेरिएबल बनाया किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। और इसमें हम डेटा जो है वो किससे रीड करेंगे, यूजर से डेटा रीड करेंगे। और जब यूजर से डेटा रीड करेंगे तो पहले हम मैसेज दे देते हैं सी आउट एंटर रोल नंबर, और रोल नंबर में हम सीन के हेल्प से वैल्यू रीड कर लेंगे, सीन एंड s2 डॉट रोल नंबर। उसके बाद आप नेम इनपुट करवाओगे तो आपने लिखा सी आउट एंटर नेम। अब चूंकि नेम आपका क्या है, कैरेक्टर एरे है, तो कैरेक्टर एरे है तो या तो आप गेटस फंक्शन का यूज कीजिए, ठीक है, या फिर आप गेट लाइन फंक्शन का यूज कर लीजिए। जब आप गेटस फंक्शन का यूज करोगे तो उस केस में आप मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रीड करवा सकते हो, और अगर आप सीन का हेल्प से इसमें डेटा इनपुट करवाओगे तो उस केस में आपका सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को ही आप क्या कर पाओगे, रीड कर पाओगे, क्योंकि जो आपका सीन ऑब्जेक्ट होता है वो आपका स्पेस टेब और न्यू लाइन को सेपरेटर की तरह ट्रीट करता है, जिस तरीके से आपका स्कैनएप ट्रीट करता है। तो आप यहाँ से गेटस फंक्शन का यूज कर लीजिए। अगेन गेटस फंक्शन को अगर आपको यूज करना है तो stdio.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना, क्योंकि गेटस और पुटस का जो प्रोटोटाइप होता है वो कहाँ बैठा होता है, stdio.h नाम के हेडर फाइल में। तो आपने लिखा गेटस एंड s2 डॉट नेम, और उसके बाद आप मार्क्स को इनपुट करवाओगे तो लिखा सी आउट एंटर मार्क्स एंड सीन s2 डॉट मार्क्स। डेटा हमारे पास आ चुका है दोनों वेरिएबल में। अब दोनों वेरिएबल का जो डेटा है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने सी आउट में स्टेटमेंट लिखा फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल, फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल बैकस्लैश एन, और सबसे पहले हम उसका रोल नंबर प्रिंट करवाएंगे। तो यहां से हमने लिखा रोल नंबर, इसका रोल नंबर S1 का, तो S1 डॉट रोल नंबर एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, देन सी आउट नेम S1 डॉट नेम एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, सी आउट मार्क्स एंड S1 डॉट मार्क्स। पहले स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करवा ली, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट करवाएंगे। तो अगेन एक मैसेज दिया हमने सी आउट सेकंड स्टूडेंट डिटेल, बैकस्लैश एन एंड सी आउट रोल नंबर, कौन सा वाला रोल नंबर, इस बार बात करोगे S2 डॉट रोल नंबर के। देन आप नेम को प्रिंट करवाओगे तो सी आउट नेम S2 डॉट नेम, और उसके बाद आप मार्क्स को प्रिंट करवाओगे सी आउट मार्क्स एंड S2 डॉट मार्क्स, रिटर्न 0 एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो वेरिएबल आपने बनाए हैं, ठीक है, पहला वेरिएबल S1 जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, दूसरा वेरिएबल आपने S2 जिसको आपने यूजर से इनपुट करवाया है, और उसके बाद आपने दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। हाँ, कई बार आपको इनपुट बफर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, कि इनपुट बफर जो होता है वो खाली नहीं होता है, उसमें वो बैकस्लैश एन रह जाता है, जिसकी वजह से वो आगे वाले इनपुट को रीड नहीं कर पाता। ये आमतौर पे दिक्कत स्ट्रिंग के साथ में आती है। तो आप चाहो तो यहाँ से f+ फंक्शन को यूज कर लेना, या फिर आप चाहो
तो cin डॉट इग्नोर फंक्शन को आप यूज कर लेना। जब आप cin डॉट इग्नोर लिखोगे तो वो क्या करता है, इनपुट बफर में से एक कैरेक्टर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और वो आमतौर पे जो एक कैरेक्टर होता है वो आपका बैकस्लैश n ही बैठा होता है, जिसकी वजह से वो आगे वाले डेटा को रीड नहीं कर पाता है। और जैसे बैकस्लैश n मिलता है वो अपना क्या समझता है, टर्मिनेशन समझता है। बाकी आप सी की स्टाइल में काम कर रहे हो तो आप f प्लस फंक्शन का यूज कर सकते हो। बहरहाल जब ये डेटा आपका प्रिंट होगा तो प्रिंटिंग के टाइम पे जो आपको कंसोल पे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर। ये जो रोल नंबर आएगा, ठीक है, जो भी आप इनपुट करवाओगे वो किसके रोल नंबर में चला जाएगा, S2 के रोल नंबर में। सपोज करो आपने रोल नंबर एंटर किया है 102। उसके बाद आएगा एंटर नेम, एंटर नेम। सपोज करो आपने नंबर एंटर किया है सलमान, नेम में एंटर किया आपने सलमान, तो सलमान किस में चला जाएगा, S2 के नेम में। उसके बाद आपने मैसेज आएगा एंटर मार्क्स। सपोज करो आपने मार्क्स में लिखा है 42.19, तो ये किस में चला जाएगा, आपके S2 के मार्क्स में चला जाएगा। फिर मैसेज आएगा फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल, फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल। सबसे पहले प्रिंट होगा आपका रोल नंबर, और रोल नंबर किसका, रोल नंबर S1 का रोल नंबर, और S1 के रोल नंबर में क्या रखा हुआ है 101। फिर यहां से नेम, S1 के नेम में क्या रखा हुआ है, कमला देवी। उसके बाद मार्क्स, और S1 के मार्क्स में क्या रखा हुआ 68.27। सिमिलरली मैसेज आएगा सेकंड स्टूडेंट डिटेल, सेकंड स्टूडेंट डिटेल, और यहां से सबसे पहले आपका नेम प्रिंट होगा। इसका नेम तो आप कहोगे S2, सॉरी, सबसे पहले आपका रोल नंबर प्रिंट होगा। रोल नंबर, किसका रोल नंबर, तो आप कहोगे S2 का रोल नंबर, और S2 के रोल नंबर में क्या इनपुट करवाया था आपने 102। फिर उसके बाद नेम, किसका नेम, S2 का नेम, S2 के नेम में आपने प्रिंट करवाया था सलमान। और उसके बाद मार्क्स, किसके मार्क्स, S2 के मार्क्स, और S2 के मार्क्स में आपने इनपुट करवाया था 42.19। तो इस तरीके से आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर इन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के केस में आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, इस बात को आप यूं समझिए कि सपोज करो आपके पास दो एरे हैं, आपने एक एरे बनाया ARR 5 एंड 11, 22, 33, 44 एंड 55। इस तरीके से आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। और फिर आपने एक और एरे बनाया है, लेट्स से BRR नाम से, एक और एरे बनाया आपने BRR, और उसकी भी साइज आपने मेंशन की है 5 मेंशन की है। आप ये चाहते हो कि ARR का जो कंटेंट है वो कॉपी होकर किस में आ जाए, BRR में आ जाए। तो जब ARR का कंप्लीट कंटेंट आप BRR में कॉपी करवाना चाहते हो तो आप लिखोगे BRR असाइन ARR। जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखोगे ARR का कंटेंट किस में आ जाएगा, BRR में आ जाएगा। आप कहोगे नहीं, इसमें तो एरर आएगी, और बिल्कुल एरर आनी भी चाहिए इसमें, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा है, BRR। BRR क्या है, एरे का नेम, और एरे का नेम अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है। अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है। और जब ये अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता है तो उस केस में वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता, और इस स्टेटमेंट में आपके पास क्या देखने को मिलेगी, एरर देखने को मिलेगी। तो फिर आप क्या करते थे, अगर आपको एक एरे का एलिमेंट को दूसरे एरे में कॉपी करवाना है तो आपको क्या करना पड़ता था, एलिमेंट बाई एलिमेंट कॉपी करवाना होता था। और जब आप एलिमेंट बाई एलिमेंट कॉपी करवाते थे तो आप स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखते थे कि BRR के 0th इंडेक्स पे क्या चला जाए, जो ARR के 0th इंडेक्स पे है। सिमिलरली BRR के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या चला जाए, जो ARR के फर्स्ट इंडेक्स पे है। BRR के सेकंड इंडेक्स पे क्या चला जाए, जो ARR की सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ है। BRR एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या चला जाए, जो ARR के थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ है। और BRR एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या चला जाए, जो ARR के फोर्थ इंडेक्स पे रखा हुआ है। इस तरीके से आप लिखते थे। लेकिन ये तो 5 एलिमेंट, अगर 500 एलिमेंट होते तो क्या 500 बार ऐसे थोड़ी लिखते, तो आपका जवाब होगा नहीं। और इसको हम किससे रिप्लेस कर देते थे, लूप से रिप्लेस कर देते थे। कि सपोज करो हमने एक लूप चलाया, I assign 0, I less than 5 एंड I प्लस प्लस। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखते थे कि BRR के
ith इंडेक्स पे क्या आ जाए, जो ARR के ith इंडेक्स पे जो कंटेंट रखा हुआ है वो वाला है। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 बार चला देना, 500 एलिमेंट है तो 500 बार चला देना। और ऐसा लिखने से एक एरे के एलिमेंट दूसरी वाली एरे में क्या हो जाते थे, कॉपी हो जाते थे। अब यही केस आपको किसके साथ डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करना है। सपोज करो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेट से डेमो नाम से, और डेमो स्ट्रक्चर में आपने दो मेंबर डिफाइन कर रखे हैं, ए और बी, इस तरीके से। और उसके बाद आप डेमो टाइप के दो वेरिएबल बनाते हो, लेट से D1, और D1 को आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवा दी 11 एंड 22, और एक और वेरिएबल आपने बना लिया D2। आप इस D1 का जो कंटेंट है वो एज इट इज किस में कॉपी करवाना चाहते हो, D2 में कॉपी करवाना चाहते हो। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप किसका यूज कर लो, डॉट ऑपरेटर का यूज कर लो। आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे कि D2 डॉट ए में क्या चला जाए, जो D1 डॉट ए में है, और D2 डॉट बी में क्या चला जाए, जो D1 डॉट बी में रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर एक शानदार फैसिलिटी देता है कि आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली स्टेटमेंट लिख दीजिए D2 असाइन D1, और जब आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे तो इस सिंगल स्टेटमेंट से D1 का पूरा कंटेंट किस में कॉपी हो जाएगा, आपके D2 में कॉपी हो जाएगा। तो C++ allows the content of one structure variable can be copied to another structure variable using a single assignment statement। आप एक सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर टाइप के एक वेरिएबल का कंटेंट आप दूसरे वेरिएबल में क्या करवा सकते हो, कॉपी करवा सकते हो। हाँ, ये हो कैसे रहा है, ठीक है, इस बात का जवाब हम समझेंगे जब हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे होंगे तब। ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग देखेंगे तब हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली ये काम होता कैसे है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि भले ही D1 में कितने ही मेंबर हो, कितना ही कंटेंट हो, आप ये वाला स्टेटमेंट लिखने से वो एज इट इज किस में कॉपी हो जाएगा, आपके D2 में कॉपी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना, ये स्टेटमेंट लिख देना, और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में आप D1 और D2 दोनों के कंटेक्स्ट में आप ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाना, ए और बी की वैल्यू आपको सेम प्रिंट होके मिल जाएगी। नाउ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास इस तरीके से आपने एक स्टेटमेंट लिखा। जब आपने इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है तो आपने क्या बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल आप जब भी बनाते हो तो उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे नाम से पहले क्या लगा देते हो आप, एस्ट्रिक वाला सिंबल। और जब भी नाम से पहले एस्ट्रिक वाला सिंबल आता है तो फिर आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होकर क्या रह जाता है, आपका पॉइंटर वेरिएबल रह जाता है। और पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है एड्रेस को स्टोर करना। किसको स्टोर करना, एड्रेस को स्टोर करना, बजाय वैल्यू के। जब आप इस टाइप का स्टेटमेंट लिखते हो तो इसको पढ़ते कैसे हो कि आपने एक पॉइंटर बनाया है, आपने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है जो किसको पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ऑर्डिनरी ब्लॉक को। किसको पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ऑर्डिनरी ब्लॉक को। तो इसको आप पढ़ते हो पॉइंटर टू इंट, कि ये जो पॉइंटर है वो किस को पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ऑर्डिनरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। अब मान के चलो आपने लिखा फ्लोट एस्ट्रिक ptr1। जब आप ऐसा लिखोगे तो इसका मतलब अगेन आपने एक पॉइंटर बनाया है जो किसको पॉइंट करेगा, फ्लोट को पॉइंट करेगा। मतलब इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो फ्लोट टाइप के ऑर्डिनरी वेरिएबल का आएगा। किसका आएगा, फ्लोट टाइप के ऑर्डिनरी वेरिएबल का आएगा। अब मान के चलो आपने कुछ ऐसा लिखा है, इंट डबल पॉइंटर ptr2, ऐसा आपने लिखा है। तो जब आपने ऐसा लिखा है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, पॉइंटर टू इंट पॉइंटर, पॉइंटर टू इंट पॉइंटर। अब इसको ऐसे पढ़ते क्यों है, आप इस स्टेटमेंट को बारीकी से समझना। जब आप इस टाइप से डिक्लेरेशन करते हो तो जो एक एस्ट्रिक होता है वो तो ये बताता है कि ये वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होकर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर ये वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होकर पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन जो दूसरा वाला जो एस्ट्रिक होता है वो ये बताता है कि इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा। देखो, एक पॉइंटर ये बताने के लिए कि ये पॉइंटर, ये वेरिएबल क्या आपका पॉइंटर है, लेकिन इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के ब्लॉक का आएगा। इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, फ्लोट टाइप के ब्लॉक का। या मैं यूं कहूं कि इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो उस टाइप के ब्लॉक का आएगा जो सिंपली इंट से बना हो। सिंपली इंट से बनने का मतलब जो इस तरीके से बना हो। इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो इस टाइप के ब्लॉक का आएगा जो सिंपली फ्लोट से बना हो, जैसे फ्लोट
बी। और इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो उस टाइप के ब्लॉक का आएगा जो इंट एस्ट्रिक से बना हो। और इंट एस्ट्रिक से बनने का मतलब, सपोज करो आपने लिखा इंट एस्ट्रिक पी, मतलब इस ptr2 के पास जो एड्रेस आएगा वो पी का एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? पी का एड्रेस। क्योंकि इस पी को बनाते टाइम पे तो आपने इंट एस्ट्रिक लिखा है। यस, पी को बनाते टाइम पे तो आपने क्या लिखा था? इंट एस्ट्रिक लिखा था। तो इस तरीके से पॉइंटर को रीड करने का तरीका होता है। पॉइंटर वेरिएबल का काम एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल जो वैल्यू को स्टोर ना करके किसको स्टोर करता है? एड्रेस को स्टोर करता है। और पढ़ते हैं हम इस तरीके से। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की। और जब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो किसको पॉइंट करेगा? स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा। तो कोई भी पॉइंटर वेरिएबल अगर वो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल ए पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ structure type variable is called pointer to structure। कि एक पॉइंटर वेरिएबल आपका जो एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका? स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बोलोगे। कैसे बनाओगे? बहुत बेहद ही प्यारा सा सिंटेक्स होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? टैग नेम। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? टैग नेम। टैग नेम मतलब नए डेटा टाइप का नाम। उसके बाद आप लिखोगे एस्ट्रिक का सिंबल, और एस्ट्रिक के सिंबल में आप बाद आपको क्या लिखना होता है? पॉइंटर का नेम। और जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो, इस वाले स्टेटमेंट के बाद आपका जो ये पॉइंटर है वो कैसा बनेगा? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। सपोज करो प्रीवियस में हमने डेमो टाइप का क्या बनाया था? यहाँ पर एक नया डेटा टाइप तैयार किया था, तो मैं उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो हमने लिखा यहाँ पर डेमो एस्ट्रिक पीटीआर। तो ये जो पीटीआर है इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे पॉइंटर टू डेमो। कैसे पढ़ोगे आप? पॉइंटर टू डेमो। और डेमो क्या है आपका? एक नया डेटा टाइप जो किसकी हेल्प से तैयार हुआ है? स्ट्रक्चर की हेल्प से तैयार हुआ है। किसकी हेल्प से? स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो आप बोल सकते हो इसको पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, कि ये वाला जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है? आपके स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। मतलब डेमो टाइप के किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल का क्या किया जाएगा? इसमें एड्रेस को स्टोर किया जाएगा। अब एक बात और आपको और ध्यान में रखनी है कि आमतौर पे जब आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल कोई भी आपका बनाया है, आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है, और ये वेरिएबल आपका एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। कैसा? आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल। ऑर्डिनरी वेरिएबल आप किसको बोलते हो? ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल है, तो उस केस में मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज करते हो? डॉट ऑपरेटर का। किसका यूज करते हो आप? डॉट ऑपरेटर का यूज करते हो। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करके आ चुके हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर वेरिएबल आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होके पॉइंटर वेरिएबल होता है। ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होके पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर यूजिंग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की हेल्प से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका आपके पास यूजिंग डी रेफरेंस एंड डॉट ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर। पहला तरीका क्या है कि या तो आप डी रेफरेंस और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से क्या करोगे? मेंबर को एक्सेस करोगे। और दूसरा तरीका होता है आपके पास यूजिंग एरो ऑपरेटर। यूजिंग एरो ऑपरेटर।
एरो ऑपरेटर कुछ इस तरीके से आप बनाते हो, पहले हाइपन वाला सिंबल लिखते हो और हाइपन वाले सिंबल के बाद में आप ग्रेटर देन का सिंबल लिखते हो। तो जैसे हाइपन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ कंबाइंड होके आते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर बन जाता है? आपका एरो ऑपरेटर बन जाता है। तो जब आपका पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हो, मतलब आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बना रखा है जो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मेंबर को एक्सेस करने के दो तरीके आपके पास है। या तो आप डीरेफरेंस और डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, डीरेफरेंस मतलब एस्ट्रिक वाला सिंबल, या फिर आप किसका यूज करोगे? एरो ऑपरेटर का यूज करोगे। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि सपोज करो आपने एक नया डेटा टाइप तैयार किया है डेमो नाम से, और इसके अंदर आपने दो मेंबर डिफाइन कर रखे हैं, लेट्स से ए एंड बी। इस तरीके से आप थोड़ा सा साइड में चलिए और यहां पर हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल बना रखा नम, जिसको वैल्यू दी है 33। फिर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया हमने ptr, और फिर लिखा ptr असाइन एड्रेस ऑफ नम। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि नम नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया, ये नम, जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू क्या दी है? 33। मान के चलो इसका एड्रेस है 2080। उसके बाद आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया ptr नाम से। क्या पॉइंटर वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है? यस, बिल्कुल एड्रेस होता है। ये भी तो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि पॉइंटर भले ही किसी भी टाइप का हो, ठीक है, वो मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? जितनी बाइट आपका अनसाइंड इंट ऑक्यूपाई करता है उसके इक्विवेलेंट। अगर 16 बिट की बात करोगे तो 16 बिट में आपका अनसाइंड इंट 2 बाइट का होता है, तो आपका पॉइंटर 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और 32 बिट में आपका जो अनसाइंड इंट होता है वो 4 बाइट का होता है, तो उस केस में आपका पॉइंटर 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है। मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो 3006 है। उसके बाद आपने बोला कि पीटीआर में क्या आ जाए? नम का एड्रेस। पीटीआर को बनाते टाइम वचन दिया था कि किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस आएगा? इंट टाइप के ब्लॉक का, मतलब वो वेरिएबल जो इंट लिखने से बना है। क्या ये नम सिंपल इंट लिखने से बना है? ये सब कुछ ठीक है। तो 2080 किसके पास आ जाएगा? पीटीआर के पास आ जाएगा। और आपने इस ब्लॉक को, ये जो पॉइंटर है, इस ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो 33 है, इस 33 को एक्सेस करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो इस 33 को एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखते हो? सिंपली नम। जब आप सिंपली नम लिखोगे तो उस केस में 33 आ जाएगा। या फिर आप पॉइंटर की हेल्प से अगर इसको एक्सेस करना चाहते हो तो तब आप किसका यूज करते हो? डी रेफरेंस ऑपरेटर का, और आप लिखते हो पीटीआर का डी रेफरेंस। जब आप पीटीआर का डी रेफरेंस लिखते हो तो इसका मतलब है कि पॉइंटर किसके पास जाएगा? 2080 वाली लोकेशन पे। 2080 वाली लोकेशन पे ये चला गया, और उसके बाद आप जैसे डी रेफरेंस करोगे, इसका मतलब है कि इस लोकेशन पे जो कुछ भी रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि डी रेफरेंस और पीटीआर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नम के इक्विवेलेंट होता है। यस, बिल्कुल। जो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, उस वेरिएबल के इक्विवेलेंट अगर आप उस पॉइंटर को डी रेफरेंस कर देते हो तो दोनों क्या हो जाते हैं? आपके सेम हो जाते हैं। बस इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वापस से हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमने डेमो टाइप के एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से D1, और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया हमने यहां से, लेट्स से ptr। तो आप मुझे बताइए D1 मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? तो आप कहोगे कि इसमें किसी भी तरह की पैडिंग की कोई नीड नहीं है, ये 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जहां पर ये A है और ये आपका B है। मान के चलो इस पूरे ब्लॉक का जो एड्रेस है वो क्या है? आपका 1000। तो A का एड्रेस भी क्या माना जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ से A का एड्रेस भी आपका 1000 माना जाएगा। A का एड्रेस भी क्या माना जाएगा? यहाँ से 1000। तो ये A का एड्रेस 1000, चूंकि 4 बाइट का ब्लॉक है तो आगे वाले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो 1004 होगा। फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, किस नाम से? ptr। अब ये ptr मेमोरी में कितने बाइट लेगा? तो आप कहोगे कि ptr मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हम 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। और मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो है आपका 5000। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है कि ptr असाइन एड्रेस ऑफ D1। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल। जब आपने पीटीआर को बनाया था, तो पीटीआर को जब आपने बनाया था तो पॉइंटेड टू डेमो ही तो बनाया था। D1 आपका किस टाइप का ब्लॉक है? डेमो टाइप का ब्लॉक है। तो डेमो टाइप के ब्लॉक का एड्रेस किसके पास आ सकता है? पीटीआर के पास। और D1 का एड्रेस क्या है? 1000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 1000। और जैसे इसके पास 1000 आएगा, ये इस 1000 वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर आप इस ए को एक्सेस करना चाहते हो तो इस ए को एक्सेस करने का एक तरीका तो ये है कि आप लिख दो D1 डॉट ए।
अगर आप इस बी को एक्सेस करना चाहते हो तो इस बी को एक्सेस करने का एक तरीका तो है आपके पास कि आप लिख दो d1 डॉट बी। अब दूसरा तरीका ये है कि आप किसके हेल्प से एक्सेस कर लो इनको, पॉइंटर की हेल्प से। और जब आप पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करते हो तब भी आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप डी रेफरेंस और डॉट ऑपरेटर का यूज करो या फिर आप सीधा सीधा एरो ऑपरेटर का यूज कर लीजिए। तो पहले हम डी रेफरेंस और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1000 वाले ब्लॉक तक जाना है और 1000 वाले ब्लॉक तक जाने के लिए पीटीआर का क्या करना पड़ेगा आपको, डी रेफरेंस। तो आपने यहां से पीटीआर का क्या किया, डी रेफरेंस। तो डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर आपने लिखा और उसके बाद आपको डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर मतलब इस ब्लॉक तक आप पहुंच गए और इस ब्लॉक के अंदर किसके पास जाना है, ए के पास। और ब्लॉक के अंदर ए के पास जाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर का। तो आपने लिखा यहां से डॉट ए। तो यही तो बात हुई कि जब आप सिंपल वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, जैसे आपने यहां पर नम लिखा, नम किसके बराबर था, डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर के बराबर था। सिमिलरली आपका जो डी1 है वो किसके बराबर है, डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर और डॉट ए और डॉट बी। तो डॉट ए और डॉट बी इसके आगे आ जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना, जो ये आपका डॉट और डी रेफरेंस होता है इनमें आपके डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है क्योंकि डॉट जो ऑपरेटर है वो टॉप वाली लिस्ट में बैठा है और उसके सेकंड लास्ट लिस्ट में कौन है, आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। तो अब यहां से आपको प्रायोरिटी ज्यादा किसकी करवानी है, तो आप कहोगे कि पहले डी रेफरेंस करना है उसके बाद अंदर जाके मेंबर को एक्सेस करना है। अगर आप इस तरीके से लिखा आपने तो ये पहले किसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जब तक आपने डी रेफरेंस ही नहीं किया तो आप मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसकी प्रायोरिटी हाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहां से पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप बी को एक्सेस करना चाहते हो तो बी को एक्सेस करने के लिए आप लिखोगे डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर डॉट बी। ऐसा करके आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल क्या कर लीजिए, एरो ऑपरेटर का यूज कर लीजिए। और जब आप सिंपली एरो ऑपरेटर का यूज करते हो तो उस केस में सबसे पहले लिखते हो आप पॉइंटर का नाम पीटीआर एरो ऑपरेटर और उसके बाद मेंबर का नाम। सिमिलरली पॉइंटर का नाम पीटीआर एरो ऑपरेटर और मेंबर का नाम क्या आपके पास, बी। तो बेसिकली जो आपका एरो ऑपरेटर होता है वो शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है किसके लिए, डी रेफरेंस और डॉट के लिए। एक्चुअल मीनिंग तो यही है। अब ये चूंकि ये पढ़ने में, लिखने में, समझने में, लिखने में, हर चीज में ये क्या हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए किसका यूज करने लग गए हम, एरो ऑपरेटर का। तो बेसिकली एरो ऑपरेटर इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ, शॉर्ट हैंड फॉर्म। ये जो आपका डी रेफरेंस और डॉट होता है उसके लिए शॉर्ट हैंड फॉर्म की तरह हम किसका यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। बाकी आप इसका कंप्लीट कोड लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा आपका वर्क कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड आगे लिखा आपके पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से आप ऑर्डिनरी टाइप के वेरिएबल का क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, उसी तरीके से आप नॉन प्रिमिटिव टाइप का या यूजर डिफाइंड टाइप का भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर एरे आप बना सकते हो। जैसे मान के चलो आप इंट टाइप का एरे बनाते हो ARR5। तो इसका मतलब यह है कि आप इस ARR के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, 5 एलिमेंट। और वो पांचों एलिमेंट किस टाइप के, इंट टाइप के। जो इंट डेटा टाइप है वो आपका कैसा है, प्रिमिटिव टाइप है। कैसा आपका, प्रिमिटिव टाइप है। तो जिस तरीके से आप प्रिमिटिव टाइप का एरे बनाते हो उसी तरीके से आप नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे भी बना सकते हो। जैसे मान के चलो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, लेट्स से मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, डेमो एंड इंट ए एंड इंट पी। उसके बाद हमने क्या किया, डेमो टाइप के कुछ वेरिएबल बनाए। डेमो लेट्स से D1 D2 D3 D4 एंड D5। ऐसे डेमो टाइप के कितने वेरिएबल बनाए हमने, 5 वेरिएबल बनाए। जब डेमो टाइप के 5 वेरिएबल बनाए तो ये आपका D1 बना, फिर आपका D2 बना, D3 D4 एंड D5। ऐसे आपके 5 वेरिएबल बने। उसके अंदर क्या बैठे हैं आपके, ए और बी। इसके अंदर भी ए है, बी है, ए बी ए बी ए बी एंड ए और बी। अब जो आपने अभी अभी 5 वेरिएबल बनाए, अभी अभी आपने जो ये 5 वेरिएबल बनाए
ये पांचों वेरिएबल किस टाइप के हैं, तो आप कहोगे कि ये पांचों वेरिएबल किस टाइप के हैं, डेमो टाइप के हैं। और जब आपको सेम टाइप के एलिमेंट का या सेम टाइप के ब्लॉक का कलेक्शन करना हो तो क्या आप एरे बना सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल एरे बनाया जा सकता है। जब आपके पास 5 इंट टाइप के वेरिएबल थे और 5 इंट टाइप के वेरिएबल के लिए आपने एरे बना लिया, तो आप 5 डेमो टाइप की वैल्यू के लिए भी तो क्या बना सकते हो, आप एरे बना सकते हो। तो जिस तरीके से आप प्रिमिटिव टाइप के लिए एरे बनाते हो, सिमिलर वे में आप नॉन प्रिमिटिव टाइप के लिए भी आप एरे बना सकते हो। तो आप लिखोगे सबसे पहले डेटा टाइप क्या आपका डेमो, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से एरे का नाम, सपोज करो एरे का नाम आपने लिखा डी, और कितने मेंबर को कलेक्शन करना चाहते हो आप, 5। तो होगा क्या, ये जो डी नाम का जो एरे बना है, इस डी नाम के एरे में 5 एलिमेंट रखे जाएंगे और वो पांचों एलिमेंट किस टाइप के होंगे, डेमो टाइप के होंगे। अब एक डेमो टाइप के ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए कितनी मेमोरी, तो आप कहोगे कि एक डेमो टाइप के ब्लॉक के लिए 8 बाइट मेमोरी, क्योंकि 4 ए के लिए और 4 बी के लिए टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना, एक डेमो टाइप के ब्लॉक के लिए 8 बाइट। तो आप कितने करना चाहते हो, यहाँ पर 5 ब्लॉक आप बनाना चाहते हो किस टाइप के, डेमो टाइप के। तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना, तो आप कहोगे 8 गुणा 5, एक के लिए कितना 8, टोटल कितने करना चाहते हो 5, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना 40 बाइट। टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा यहाँ से 40 बाइट। और ये 40 बाइट का जो ब्लॉक है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे कि वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जब वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो उसके बाद आपका जो हर एक ब्लॉक है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, जिसमें पहले वाले का नाम होगा ए और दूसरे वाले का नाम होगा बी। अंदर का स्ट्रक्चर कुछ नहीं बदलेगा, अंदर का सेम रहेगा। फर्क सिर्फ आपने इतना सा किया है कि इस बार बाहर वाले के लिए अलग अलग नाम ना देके आपने क्या बना लिया, एरे बना लिया। तो इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आपने लिखा डेमो डी एंड 5, तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन कितना, तो आप कहोगे टोटल मेमोरी कंजम्पशन यहाँ से 40 बाइट होगा। तो ये एक 40 बाइट का ब्लॉक यहाँ से बनेगा। ये 40 बाइट का ब्लॉक कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो आप कहोगे कि ये टोटल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 एंड 2 5। हर एक ब्लॉक का नाम क्या होगा, तो आप कहोगे हर एक ब्लॉक का नाम डी होगा। तो हर एक ब्लॉक का नाम यहां से क्या होगा, डी। हमें पता है चूंकि ये एरे है, एरे में हर एक ब्लॉक का नाम सेम होता है और हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का। और एरे की इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो आप इसको बोलोगे डी ऑफ 0, डी ऑफ 1, डी ऑफ 2, डी ऑफ 3 एंड डी ऑफ 4। उसके बाद अंदर क्या होगा, ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी, ए बी, ए एंड बी। मान के चलो आप इस वाले ब्लॉक में कुछ ना कुछ डेटा रखना चाहते हो, तो जब आप इस वाले ब्लॉक में डेटा रखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, D2, नॉट D2, D of 2, D of 2 डॉट बी असाइन लेट से 49। तो सबसे पहले किसके पास, D of 2, और यहां पर जाने के बाद किस ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हो आप, बी ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हो। तो बी ब्लॉक में क्या डेटा रख दिया जाएगा, 49। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 49 आ जाएगा। अगर आप इस ए में कुछ डेटा रखना चाहते हो तो इस ए में डेटा रखने के लिए आप लिखोगे डी ऑफ 4 डॉट ए असाइन 13। तो फिर इसमें क्या रख दिया जाएगा आपका, 13 रख दिया जाएगा। और हमें पता है कि जब हमारे पास एरे होता है तो एरे को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पर लूप का यूज कर लेंगे और एक लूप चलाएंगे, ठीक है, कहां से, 0 से लेके और कहां तक, 4 तक लूप चला के इसको क्या कर लेंगे, हम एक्सेस कर लेंगे। बाकी इंटरनल जो मैकेनिज्म होता है वो आपका कैसा होता है, सेम ही होता है। जिस तरीके से आप नॉर्मल एरे पढ़ के आए हो उसी तरीके से आपका क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे होता है। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि वहां पर अंदर सीधा सीधा डेटा लिखा जाता है, जबकि ये अंदर से भी कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पर पहले वाले ब्लॉक का नाम ए होगा और उसके आगे वाले ब्लॉक का नाम क्या होगा आपका, बी होगा। तो ये होता है आपके पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ बातें और है, ठीक है, जैसे हम नेस्टेड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जब नेस्टेड स्ट्रक्चर और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे तो उससे हमारी डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका लिंक लिस्ट हो गया, आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहां पर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेस्टेड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हमें कई दफा देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। और जैसे हमें सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आएंगे उसी टाइम पे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है
तो इसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।